हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो अपन कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 9 से जो आगे के जितने भी क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज के वो कवर करने जा रहे हैं। और जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन सब जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है इसके अंदर कि आपको कोई रिलेशन दे रखा है वो प्रूव करके बताना है। और जो सेट दे रखा है वो a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। और इसमें कोई रिलेशन r दे रखा है, आप लोगों को संबंध r दे रखा है निम्नलिखित तरीके से। ठीक है। और वो एक क्या है, तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करके दिखाना है। 9 में जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो ये दे रखा है, उसके अंदर रिलेशन डिफाइन है कैपिटल R इक्वल टू a, b सच दैट मोड ऑफ a माइनस b होने के बाद में वो क्या बनना चाहिए, 4 का गुणज बनना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 बनना चाहिए। ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रखा है। अब मैंने पहले बोला था लास्ट क्वेश्चन में भी अपन यही कर रहे थे कि जब भी क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन कर रखा है तो वो तो कर रखा होगा ही होगा, आपको सबसे पहले खुद से भी क्या करना होगा, रिलेशन डिफाइन करना होगा। तो अपन सबसे पहले रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। और रिलेशन डिफाइन करने का मतलब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको वैल्यूज, और वो क्या बननी चाहिए, 4 का गुणज बननी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 बननी चाहिए। ठीक है। तो a और b की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 बननी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 में आपके पास में 0 भी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 0 सबका मल्टीपल होता है। ठीक है ना। वो अपन दिखाते नहीं है स्टार्टिंग के अंदर, काउंटिंग के अंदर 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1 जो अपन टेबल लिखते हैं उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो अपन शो नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 0 है ना, वो मतलब 0 है, वो मल्टीपल ऑफ 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब सबका मल्टीपल होता है 0। समझ गए क्या। तो 0 भी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या रख सकते हो, 0 से लेकर के 12 तक की वैल्यूज रखनी चाहिए, और वो बिलोंग करनी कहाँ चाहिए, इंटीजर के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, और 4 का मल्टीपल भी होनी चाहिए वो, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास में जैसे 0 से ही मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इक्वल का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से 0 भी वैल्यू उठा सकते हो। तो आपके पास में जो पेयर बनेगा वो 0,0 का बन जाएगा, क्या 0 माइनस 0 का मोड होगा, तो मतलब 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, क्या होगा पक्का। और वो बिलोंग भी कहां करेगा, इंटीजर के अंदर, पूर्णांक संख्याओं में क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। ठीक है। तो 0,0 हो सकता है अपने पास में, ऐसे ही 1,1 भी हो सकता है, ऐसे ही 2,2 भी हो सकता है, ऐसे ही 3,3, 4,4, 5,5, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, सेम सेम ले रहे हैं। तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, और 0 क्या मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 4 का गुणज होता है। ठीक है। और क्या हो सकते हैं 4 के गुणज, देखना। मान लो दे रखा आप लोगों को 2 माइनस 6 दे रखा है, मतलब 2,6 हो गया एक तरीके से पेयर। तो 2 माइनस 6 होगा तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 4, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया वो भी। या फिर आपके पास में 6,2 भी हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, मान लो 2,6 है तो 6,10 भी हो सकता है, क्या 6 माइनस 10 करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, -4, और -4 मोड से बाहर निकलेगा तो +4 हो ही जाएगा। और 4,8 हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब ऐसे ही आपके पास में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है ना, रिलेशन के अंदर। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके बताना है। तो अपन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अब क्या होता है, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं, उस रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो वही आपको बताना है। लास्ट वीडियोज में भी अपन ऐसे ही कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चनों में भी। देखना, सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो स्वतुल्य संबंध। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में और इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप किसे बोलोगे। रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सेम सेम वाले बिलोंग करनी चाहिए, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, वो बिलोंग कर जाने चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर ऐसा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, मतलब सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए। सेम सेम का मतलब a बिलोंग्स टू r, या फिर b बिलोंग्स टू r। ऐसा ही इसके अंदर क्या बोल सकते हैं अपन, 0,0 बिलोंग्स टू r, या फिर 1,1 बिलोंग्स टू r, 2,2,
3,3, 4,4 मतलब ऑल वैल्यूज है ना वो क्या करेगी, बिलोंग्स टू आर होगी, और वो जो वैल्यूज होंगी एक्स की वो कहाँ बिलोंग करेंगी, जेड के अंदर बिलोंग करेंगी। तो मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज रिलेशन में प्रेजेंट है, और रिलेशन में प्रेजेंट है तो आपके पास में ये वाला जो रिलेशन होगा ना वो कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब यस, मतलब हाँ, ये वाला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसी में क्या है, सेकंड दे रखा है जो आप चेक करते हो वो क्या करते हो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे आप क्या बोलते हो, सममित संबंध बोलते हो हिंदी में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, b कोमा a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मान लो मैंने यहां से 2,6 को उठाया, 2,6 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, यहाँ पे रखोगे a की जगह 2 रख रहे हो, b की जगह 6 रख रहे हो, तो 2 माइनस 6 क्या होता है, माइनस का 4, और माइनस 4 जब क्या करेगा, मोड से बाहर आएगा तो वो प्लस के 4 बनेगा, और प्लस का 4 होगा तो वो 4 का क्या बनेगा, गुणज बनेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही होगा वो, होगा क्या। तो मतलब ये चीज बिलोंग कर सकती है आर के अंदर। या फिर क्या हो सकता है, 6,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6,2 बिलोंग्स टू आर, वो भी है इसके अंदर, देख लो, रख के देख लेना, यहाँ पे रखोगे तो 6,2 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर के अंदर, और बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब है अपना जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, मतलब यस हो गया ये भी, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया, अब ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं अपन, चलो ट्रांजिटिव और कर लो चेक, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव को आप क्या बोलते हो, संक्रामक संबंध, ठीक है। अब संक्रामक संबंध के लिए डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, पहले का तीसरे के साथ, मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखना यहां से रखो वैल्यूज, मान लो मैंने ले लिया 2,6 बिलोंग्स टू आर ले लिया, फिर क्या किया मैंने, 6,10 बिलोंग्स टू आर करवा लिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, 2,10 बिलोंग्स टू आर, तो करवा दो 2,10 बिलोंग्स टू आर, होगा क्या, एक ही जगह 2 रखो और बी की जगह 10 रखोगे, तो 2 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 8, और माइनस का 8 मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 8, और प्लस 8 क्या होता है, 4 का मल्टीपल, वो भी इसके अंदर लिख लो आप, क्या होगा, 2,8 भी क्या करेगा, 2,10 भी क्या करेगा इसके अंदर बिलोंग करेगा, करेगा क्या, 2,10, यहाँ पे आएगी रिलेशन के अंदर वो भी वैल्यू, तो आपके पास में ये वाला रिलेशन भी क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। तो मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। अपन ने चेक करके देख लिया तीनों को कि तीनों के तीनों रिलेशन इसके अंदर प्रेजेंट है, और जब तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस रिलेशन को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो, मतलब तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये क्या करना था आपको, प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब छुट्टियां पड़ गई है तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ कवर करते जाना है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन है ना वो सबको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट, ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, इसका सेकंड पार्ट देखना क्या दे रखा है। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। देखना इसका सेकंड पार्ट, अब इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है r इक्वल टू a कोमा बी सच दैट a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, ये दे रखा है, ठीक है ना।
अब इसमें भी क्या बताना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, क्योंकि सेकंड पार्ट है उसमें भी तुल्यता संबंधी बताना है फर्स्ट वाले की तरह। अब देख लो यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन इस बार डिफाइन कर रखा है कि a इक्वल टू बी है। अब a इक्वल टू बी है तो आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हो a माइनस बी इक्वल टू 0, बोल सकते हो क्या, आराम से बोल सकते हैं अपन। मतलब a माइनस बी होने के बाद में वैल्यू क्या आनी चाहिए, x बिलोंग्स टू z होनी चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्याओं में वो चीज बिलोंग करनी चाहिए, ऐसे रिलेशन बनाने हैं। तो ऐसे सारे रिलेशन हो सकते हैं अपने पास में। मान लो 0,0 है तो 0 माइनस 0 होने के बाद में वैल्यू क्या करेगी, z के अंदर बिलोंग करेगी क्या, आराम से करेगी। और क्या हो सकता है, 1,1 भी हो सकता है, ऐसे ही -1,-1 भी हो सकता है, -2,-2 भी हो सकता है, ऐसे ही 3,3 भी हो सकता है, ऐसे ही 4,2 तो 2,4 भी हो सकता है, और 4,6 भी हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है 2,6 भी हो सकता है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन में प्रेजेंट हो सकती हैं वैल्यूज। अब देखना आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों के तीनों प्रेजेंट करवाने पड़ेंगे, और तीनों के तीनों जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो अपना जो रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो देखना भी पहला चेक करना आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब स्वतुल्य संबंध। सेम सेम वाली बिलोंग करनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के अंदर। अब सेम सेम वालों का मीन क्या है, ये जो 0,0 है 1,1 यहाँ पे वैल्यूज रख के देख लो, वो सारी की सारी कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, इंटीजर में बिलोंग करनी चाहिए। अगर इंटीजर में बिलोंग कर रही है तो वो वैल्यूज अपनी इसके अंदर इस रिलेशन में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो रख दो 0,0 बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही 1,1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही 2,2 बिलोंग्स टू आर, ये सभी वैल्यूज बिलोंग कर सकती है। इसका मतलब अपना जो रिलेशन होगा ना वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध। अब सममित संबंध में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू आर तो b, a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यूज उठा लो आप लोग, 2,4 बिलोंग्स टू आर, फिर 4,6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, पहले का तीसरे के साथ 2,6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि सारी वैल्यू इसके अंदर बिलोंग कर रही है रिलेशन के अंदर। अब इसके अंदर बिलोंग कर रही है तो अपना जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यस, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब हाँ हो गई, ठीक है ना। मतलब अपना जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब तीसरा इसके अंदर क्या देखते हैं अपन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, संक्रामक, और संक्रामक संबंध को अपन प्रूव करके बता देते हैं कि ये भी है क्या इसके अंदर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a, b बिलोंग्स टू आर तो b, c, और फिर a, c बिलोंग्स टू आर। सॉरी, ये सममित में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर डेफिनेशन क्या होती है, a, b बिलोंग्स टू आर तो b, a होना चाहिए, मतलब 4,2 बिलोंग्स टू आर होगा। तब अपन क्या बोलेंगे, इसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। वो मैंने ट्रांजिटिव का इसके अंदर दिखा दिया, ट्रांजिटिव का नहीं है, पहले सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में 2,4 तो 4,2 होना चाहिए, जो कि इसके अंदर बिलोंग कर रही है वैल्यूज, है क्या, देखो दोनों की दोनों है, तो मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देख रहे हैं अपन, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, फिर 4,6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, पहले का तीसरे के साथ, मतलब 2,6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर बिलोंग कर रही है रिलेशन में। अगर बिलोंग कर रही है, दो चार वैल्यूज रख के देख रहा हूं मैं कि तीनों की तीनों रिलेशन प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको प्रूव करके दिखाना है, और प्रूव करके दिखाना है तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर दिखानी है कि कौन सी वैल्यू। और भी ले सकते हो वैसे तो आप, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कोई भी वैल्यूज हो सकती है, वो सारी इसके अंदर होगी। देखो मैंने यहाँ पे डैश डैश दिखा रहेगा, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर है। तो अब इसके अंदर आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा, मतलब यस ये भी क्या हो गया, हाँ हो गया। और हाँ हो गया तो मतलब क्या है, तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो गए, तो ये क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है ना। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था।
मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इन दोनों पार्ट्स में, ठीक है ना। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रेजेंट करवाना था और अपन ने वो इसके अंदर प्रेजेंट करवा दिया, तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट करवा करके तुल्यता संबंध बोल दिया, क्योंकि जब तीनों रिलेशन प्रेजेंट होते हैं वहीं अपने पास में तुल्यता संबंध होता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से चीजें पूछ सकते हो। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। मतलब आपको कोई रिलेशन के एग्जाम्पल बताने हैं जिसके अंदर फर्स्ट दे रखा है उसमें सममित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक। मतलब ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये होना चाहिए इसके अंदर। तो देखना 10 में फर्स्ट ऐसे एग्जाम्पल देने हैं आपको जिसके अंदर पहला बोल रहा है कि सममित होना चाहिए, ठीक है, सममित है बट परंतु न तो स्वतुल्य व न ही क्या संक्रामक। मतलब सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ऐसा एग्जांपल देना है इसके लिए कि इसके अंदर सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए आगे वाले। ऐसा एग्जांपल लेना है रिलेशन के अंदर। तो रिलेशन बना लो, मान लो मैंने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू R, या फिर 1,2 तो 2,1 होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, या फिर 2,4 तो 4,2। इसी के लिए तो होगा ना यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। अब देख लो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए। इस रिलेशन में है क्या, ऐसे नहीं है ना, सेम सेम वाले कोई नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर उसमें क्या होना चाहिए 2,4 फिर 4,2 है, तो अब इसके अंदर आगे की वैल्यूज है ही नहीं है ना, तो मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक है 1,2 तो 2,1 है, तो मतलब या फिर 2,4 है तो 4,2। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये पांचों के पांचों पार्ट कर सकते हो। इसमें ये फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही आपको आगे के जो 4 पार्ट दे रखे हैं उनमें भी एग्जांपल लेने हैं। और मेरे हिसाब से अपन ने लास्ट के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उससे समझ आ रहा होगा कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे एग्जांपल होने चाहिए। तो आगे के जो चारों पार्ट है इसके वो आप खुद से करोगे, क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना कि सर ये डाउट आ रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में कैपिटल R इक्वल टू, ये जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरीके से P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मतलब ये बोल रहा है कि जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरीके से डिफाइन है कि जो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना वो ओरिजिन से वो ही सेम क्या होनी चाहिए, Q पॉइंट की ओरिजिन से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों की डिस्टेंस है ना P पॉइंट की और Q पॉइंट की, वो ओरिजिन पॉइंट से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन में डिफाइन है, ठीक है ना। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले ये दे रखा है इसके अंदर, तो पहले अपन तुल्यता संबंध इसके अंदर प्रूव कर देते हैं। आपको ये प्रूव करके बताना है। कोई प्लेन दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर कोई पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑल पॉइंट्स का क्या दे रखा है, इसके अंदर सेट दे रखा है, ठीक है। रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है वो बोल रहा है कि P, Q, मतलब दो कोई पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर। अब P पॉइंट की और Q पॉइंट की है ना वो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन में डिफाइन है। और आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। पहले ये दे रखा है फिर आगे का भी पार्ट है इसके अंदर। तो पहले इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध देख लेते हैं अपन। रिलेशन में डिफाइन कर रखा है क्या कि P, Q
सच दैट क्या दे रखा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर P एंड Q पॉइंट से डिस्टेंस P एंड Q आर सेम फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, ऐसे दे रखा है कि P और Q की जो डिस्टेंस है ना वो ओरिजिन से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन है। ठीक है ना, अब इसके अंदर नॉर्मल सी बात है कि सभी को समझ आ रहा होगा कि P और Q की पॉइंट से P और Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर सेम दे रखी है, मतलब ये कोई प्लेन आपके पास में मान लो XY प्लेन है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। मान लो यहाँ कोई P पॉइंट है और यहाँ पे मान लो वो Q पॉइंट है, ये बोल रहा है कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ना वो डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मीन क्या है, P पॉइंट की P पॉइंट तक ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी क्या, आराम से होगी। ऐसे ही Q कोमा Q, मतलब Q की Q से डिस्टेंस भी सेम होगी। इसका मतलब क्या है, P कोमा P बिलोंग्स टू अगर कर सकता है, मतलब बिलोंग कर सकता है अपने पास में रिलेशन में, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऐसे ही क्या है, Q की Q तक होगी डिस्टेंस, मतलब Q कोमा Q भी बिलोंग कर सकता है R के अंदर, मतलब आपके पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया है। मतलब आपको पहले चेक करना है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब समतुल्य संबंध। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये बोल रहा है कि OP है ना, OP वो इक्वल टू होगा किसके, OP के। अरे हो सकता है क्या, हो सकता है। क्यों, मैं मान लेता हूं कि P बिलोंग कर रहा है कोई A सेट के अंदर। A सेट का मीनिंग क्या है, वो सारे के सारे क्या है, पॉइंट्स है A सेट के अंदर जिसकी डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से। ठीक है ना, इसलिए OP है वो OP के इक्वल टू होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि P कोमा P है ना वो बिलोंग करेगा R के अंदर। ऐसे ही क्या होगा, OQ इक्वल टू OQ हो सकता है क्या, हो सकता है। मतलब Q कोमा Q भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R के अंदर। अगर ऐसा दे रखा है इसके अंदर तो मतलब अपना रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड सिमेट्रिक देखना है, सममित संबंध। उसमें क्या होता है, A कोमा B बिलोंग्स टू R, तो B कोमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मान लो P कोमा Q बिलोंग्स टू R है, मतलब OP की डिस्टेंस है ना वो इक्वल टू होगी किसके, OQ की। अरे होगी क्या, बोल रहा है कि P और Q की डिस्टेंस क्या है, सेम ओरिजिन से। अगर ये अगर डिस्टेंस अगर सेम है तो P कोमा Q बिलोंग्स टू R होगा। ऐसे ही क्या होगा, Q कोमा P बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा। गया इसका मीन ये है कि रिलेशन नहीं। ठीक है ना, और आप लोग बोल सकते हो कि अगर OP OQ के इक्वल है तो OQ है वो भी क्या होगा, OP के इक्वल होगा क्या, होगा। मतलब आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है, मतलब ये अपने पास में सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब ऐसे ही क्या करना है आपको, ट्रांजिटिव रिलेशन और बताना है इसके अंदर, तो ट्रांजिटिव और बता दो। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है, P कोमा Q बिलोंग्स टू R होगा, होगा P कोमा Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, आप लोग बोल सकते हो कि OP है ना वो इक्वल टू होगा OQ के, होगा भी, दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। फिर थर्ड पॉइंट और लेना पड़ेगा अपने को यहां से। मान लो यहाँ पे R पॉइंट और दे रखा है, इसकी भी डिस्टेंस क्या है, जितनी P की है वैसे ही Q की, और वैसे ही ओरिजिन से डिस्टेंस R की भी, क्योंकि अपने पास में ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर, संक्रामक संबंध के अंदर एक थर्ड पॉइंट और आता है, मतलब 3 पर्सन होते हैं, तो अपन ने थर्ड पर्सन यहां से अज्यूम कर लिया। इस कैपिटल R का मतलब कोई पॉइंट दे रखा और इस कैपिटल R का मीन रिलेशन है अपने पास में। ठीक है, अब क्या होगा, Q कोमा R बिलोंग्स टू
आर हुआ क्या, बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, रिलेशन है इसका मीन, ठीक है। अब ओ क्यू इक्वल टू ओ आर भी हो सकता है, अरे हो सकता है क्या। अब थर्ड में क्या होना चाहिए, पी कोमा आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है, अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो आप लोग क्या बोल सकते हो, ओपी इक्वल टू ओ आर बोल सकते हो क्या, आराम से बोल सकते हैं अपन ओपी इक्वल टू ओ आर, क्योंकि इनके अंदर, दोनों के अंदर ओ क्यू है वो सेम साइड है, तो इसके अंदर यहां से ओपी इक्वल टू ओ आर होगा ही होगा। अगर ओ आर होगा तो अपने पास में ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, मतलब हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके अंदर तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो गए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और आपको यही प्रूव करके बताना था कि जब तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो ये सिद्ध हो गया, मतलब तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और यही आपको क्या बताना था, प्रूव करके बताना था। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, हेंस प्रूव, ठीक है। मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का। अब 12 का करने से पहले इसके अंदर और भी दे रखा, आगे क्या पूछ रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P है ना वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखना मूल बिंदु पर है क्या, कोई भी, जैसे अपने पास में क्या दे रखे हैं, ऑल सेट्स, मतलब जो अपने पास में पॉइंट्स का जो सेट दे रखा है ना वो क्या है, ऑल पॉइंट्स का क्या है, सेट है। मतलब जिसकी डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से क्या है, उन पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो देखो मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस सेम है, इसकी डिस्टेंस सेम है, इसकी होगी, यहाँ पे भी कोई हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या वो यहां से आपके पास में एक सर्किल ड्रॉ करेगा, और सर्किल ड्रॉ करेगा तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वही उसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट है इसका मीन क्या है, यहाँ पे आपके पास में वो सिद्ध हो गई हैं चीजें, देख लो यहाँ पे। और ये चीज आप लिख सकते हो, इसके अंदर क्या लिखोगे कि इसके अंदर जब अपन इनकी डिस्टेंस सेम दे रखी है तो जब यहां से एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो हमेशा उसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से देखो इसका सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट ही तो है। तो ये चीज इसके अंदर थ्योरी पार्ट के अंदर पुट कर देना कि इसका मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु वो क्या है, इस वर्त के लिए केंद्र का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे P है ना, P वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0,0। देखो ओरिजिन पॉइंट है वो P पॉइंट थोड़ी है यहाँ पे, है क्या, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ठीक है, वो जो कि क्या है आपके पास में सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। तो ये चीज भी क्या है, प्रूव है, मतलब आपके पास में सिद्ध हो गई है कि इसका केंद्र बिंदु क्या है, मूल बिंदु। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपके पास में, 11 था। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। देखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, मतलब कोई आपके पास में ऑल ट्राइंगल का कोई सेट दे रखा है और प्रूव करके बताना है कि रिलेशन आर इक्वल टू T1 कोमा T2 सच दैट T1 कोमा T2 समरूप है, मतलब सिमिलर है, T1 और T2 क्या है, सिमिलर है। और फिर ये बोल रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर ए के तुल्यता संबंध है, मतलब पहले ये दे रखा है कि T1 और T2 है ना, वो जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसमें बोल रहा है T1 और T2 है ना वो समरूप त्रिभुज है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल आपके पास में। तो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, कैपिटल आर इक्वल टू, इसके अंदर दे रखा है कि जो सेट है ना, सेट जो मान लेते हैं अपन ए, वो क्या है, ऑल ट्राइंगल का सेट है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अपने पास में रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है, T1 कोमा T2 सच दैट T1 कोमा T2 एक समरूप त्रिभुज है, मतलब समरूप है, इसका मतलब है सिमिलर,
ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है ना। देखना, अब सिमिलर के लिए आपके पास में कंडीशन क्या होती है, या तो डबल ए रूल होना चाहिए, या फिर ट्रिपल ए होना चाहिए, या फिर एस ए एस होना चाहिए, या फिर ट्रिपल एस रूल। ये 4 कंडीशन होती है जब आपके पास में सिमिलरिटी प्रूव करनी होती है, तो आपके पास में ये 4 कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे अपन सीधे ही सिमिलरिटी की फॉर्म नहीं लगा करके सीधे ही यहाँ पे प्रूव करके बताएंगे। तो देखना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आपको बताना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब समतुल्य। अब वो कैसे बताएंगे अपन, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए। मतलब T1 कोमा T1 क्या बिलोंग कर सकता है क्या आर के अंदर। मतलब T1 कोमा T1 का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल के जैसा कोई दूसरा ट्राइंगल सेम का सेम हो सकता है क्या। मतलब सेम सेम ट्राइंगल क्या इसके अंदर सिमिलर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि T1 है ना, T1 वो सिमिलर होगा किसके, T1 की। होगा क्या, होगा, तभी तो बिलोंग करेगा ना आर के अंदर, क्योंकि ये बोल रहा है कि T1 और T2 क्या है, यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल है। अगर T1 और T2 अगर सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो क्या सेम सेम ट्राइंगल, मतलब एक जैसी, मतलब जैसे मैं हूं तो मेरे जैसा इंसान क्या हो सकता है, मतलब सेम का सेम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीके से क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस टाइप का मिल सकता है अपने पास में। तो ऐसा ही ट्राइंगल के अंदर होता है। मतलब ट्राइंगल के अंदर आपके पास में सेम सेम ट्राइंगल हो सकते हैं जो सिमिलर होंगे। ऐसे ही क्या होता है, T2 कोमा T2 बिलोंग्स टू R हो सकता है। मतलब T2 है ना, वो सिमिलर होगा किसके, T2 के, हो सकता है। मतलब अगर ऐसी चीजें अगर बिलोंग कर जाएंगी R के अंदर, तो अपना जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब ये भी क्या हो गया, यस हो गया, मतलब हाँ हो गया, ठीक है ना। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल एक जैसे हो सकते हैं अपने पास में, क्योंकि आपके पास में जो रिलेशन में जो चीजें डिफाइन कर रखी है ना, वो ऐसे ही कर रखी है। T1 कोमा T2 क्या है, यहाँ से समरूप त्रिभुज है और सिमिलर है वो, ठीक है ना। तो T1 और T2 अगर सिमिलर होंगे तो एक जैसे दो ट्राइंगल भी सिमिलर हो सकते हैं। मतलब खुद खुद से क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, समरूप हो सकता है। समझ गए क्या। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया इसके लिए। अब देखते हैं अपन सिमेट्रिक, मतलब सममित संबंध। सिमेट्री के लिए क्या होता है, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। मतलब T1 है ना, वो सिमिलर हो सकता है T2 ट्राइंगल के, क्योंकि बोल रहा है ऐसा तो सेम का सेम। T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब T2 सिमिलर होगा किसके, T1 के। तो मतलब ये वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपके पास में, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब क्या बताना है आपको, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन और बताना है, तो ट्रांजिटिव और बता दो, संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या होता है, एक थर्ड ट्राइंगल और करना पड़ेगा अपने को। मतलब T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, फिर T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। तो अपन क्या बोल सकते हैं, T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू भी क्या हो सकता है, R हो सकता है। हो सकता है क्या, T1 है वो T2 के सिमिलर है, अगर T2 T3 के सिमिलर है तो क्या T1 और T3 भी क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अपना जो रिलेशन होगा ना वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। मतलब इसमें भी क्या हो गया, यस हो गया। और इसमें अगर यस हो गया तो अपना जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, तुल्यता संबंध बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या था, 12 का क्वेश्चन था। इसमें आगे का पार्ट जो दे रखा है ना, मेरे हिसाब से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको आगे का जो पार्ट दे रखा है ना, थ्योरी पार्ट, वो क्या दे रखा है देखना। ये बोल रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T1 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, मतलब कौन से ट्राइंगल इन तीनों में से रिलेटेड है, वो आपको बताना है। तो T1 के लिए ये बोल रहा है, T1 ट्राइंगल के लिए जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 3, 4, 5, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ऐसे ही कोई T2 दे रखा है, उसके लिए आपके पास में दे रखी है 5, 12 और
13 और T3 के लिए दे रखा आप लोगों के पास में 6, 8 और 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि T1, T2 और T3 राइट एंगल ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो देखो फर्स्ट और 3 को देखना, मतलब रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। देखो फर्स्ट और T1 अपॉन में T3 करता हूं, एक बार देखना, 3 अपॉन में 6 बनेगा, क्या बनेगा, फिर 4 अपॉन में 8, 4 अपॉन में 8, फिर थर्ड में क्या होगा 5 अपॉन में 10। देखो ये भी 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है 1/2 बन रहा है। मतलब तीनों की तीनों साइड यहां से क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इनका रेशियो है वो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब आप लोग फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करवा के देख लो। 3/5 यहाँ से 4/12 बनेगा, यहाँ पे 5/13, मतलब तीनों का रेशियो सेम नहीं है। फिर सेकंड और थर्ड को करवा के देख लेना, इनका भी रेशियो नहीं बनेगा। मतलब इनका रेशियो नहीं बनेगा तो T1 और T3 क्या होंगे, यहाँ पे रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। तो T1 व T3 त्रिभुज क्या होंगे, संबंधित होंगे। मतलब T1 एंड T3 आर ए रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। मतलब ये भी अपन ने बता दिया कि ये क्या है, कौन से ट्राइंगल है, और वो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपके पास में। अब सेम का सेम जो क्वेश्चन है ना, वो क्या दे रखा है, 13 का दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में कोई पॉलीगॉन्स का आपके पास में सेट है, कैपिटल R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब उसके अंदर क्या है, आपके पास में साइड है ना, साइड वो सेम दे रखी है। मतलब उसके अंदर साइड है ना, वो सेम है सारी की सारी। मतलब उनमें नंबर, साइड के जो नंबर है ना, वो सेम दे रखे हैं। प्रकार से परिभाषित संबंध कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। आप लोग आराम से बता सकते हो, जब इनके साइड के जो नंबर सेम है तो आप लोग आराम से बता सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। तो मतलब ये कर लेना आप लोग होमवर्क आपके लिए। अब आगे जो इसके अंदर पूछ रहा है ना, वो मैं बता देता हूँ। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर उसके अंदर ये बोल रहा है कि 3, 4 और 5 उनकी अगर ट्राइंगल की कोई भी आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी अगर लेंथ होगी, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, वो सेट होगा। वो किस तरीका का मतलब किस तरीके का वो सेट होगा, उसमें आप क्या लिखोगे, ऑल ट्राइंगल्स का वो क्या होगा, सेट होगा। क्योंकि आपके पास में जो पॉलीगॉन्स दे रखा है ना, वो पॉलीगॉन्स कैसा है, ट्राइंगल है। ठीक है ना, अब ट्राइंगल है तो आप लोग क्या बता सकते हो, इसके अंदर 3, 4, 5 दे रखी है। 3, 4, 5 क्या होती है, एक ट्राइंगल की क्या होती है, साइड, क्योंकि 3 साइड दे रखी है और 3 साइड हमेशा किस में आती है, एक ट्राइंगल के अंदर आती है। तो आप लोग इसके अंदर क्या लिख लोगे, ऑल ट्राइंगल का इसके अंदर क्या होगा, वो सेट होगा। ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल आंसर है 13 का। और इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, ये आपके पास में होमवर्क रहेगा। अगर फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखना नेक्स्ट जो 14 का दे रखा है ना, वो मैं करवा देता हूं। फोर्टीन का क्वेश्चन है, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14। इसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखना क्या दे रखा है 14 का। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय कैपिटल एल है। ये बोल रहा है कि कोई एक्स वाई प्लेन है और उसके अंदर आपके पास में ऑल लाइंस का क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, कैपिटल है। में कैपिटल R इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल होगी किसके, L2 के। मतलब L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R है ना, कोई डिफाइन जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, वो इस तरीके से दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। आपको सबसे पहले बताना है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन बता देते हैं अपन। और इसके अंदर आपके पास में जो रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है, वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये बोल रहा है कि L1, L2 L1, L2
सच दैट L1 है ना वो पैरेलल होगी इसके L2 के, मतलब L1 समांतर है L2 के, ऐसा आपके पास में बोल रखा है। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव देख लो, पढ़ने को आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मैं करवा देता हूं। सिव रिलेशन मतलब सौतुल्य संबंध। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, मतलब L1 कोमा L1 क्या बिलोंग हो सकता है क्या आर के अंदर, ऐसे ही L2 कोमा L2 क्या बिलोंग करेगा क्या आर के अंदर। मान लो कोई ये XY प्लेन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, L1 लाइन है मान लो ये, ठीक है, L1 लाइन क्या L1 लाइन के पैरेलल होगी क्या, ऑलवेज पैरेलल होगी। इसके ऊपर जब भी आप खींचते जाओगे तो वो हमेशा क्या आएगी, पैरेलल लाइन से आएंगी, और पैरेलल लाइन से आएंगे तो L1 कोमा L1 बिलोंग कर जाएगी कहां पे, अपने रिलेशन के अंदर। और L2 कोमा L2 मतलब कोई दूसरी लाइन ले लो, और वो लाइन खुद लाइन से क्या होगी, पैरेलल होगी तो होगी तो मतलब क्या है, ये भी बिलोंग कर रही है। यहाँ पे आप लोग थ्योरी भी लिख सकते हो कि L1 कोमा L1 मतलब L1 लाइन L1 के पैरेलल हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलो L1 पैरेलल L1, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, L2 पैरेलल L2, मतलब दोनों लाइन से ऐसे पैरेलल हो सकती है। तो मतलब अपना जो रिलेशन बन गया वो कैसा बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया, ठीक है ना, समतुल्य संबंध हो गया। वैसे ही सेकंड, ये थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट थोड़ा ऐसे समझ आता है ना, सारी चीजें मैं वैसे तो पूरी क्लियर करके चल रहा हूं, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखना सेकंड क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब सममित संबंध। सममित के लिए क्या होता है, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मीन क्या है, L1 है ना वो पैरेलल होगी L2 की, क्योंकि ये बोल रहा है L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 भी पैरेलल होगी L1 के, L2 भी पैरेलल होगी क्या L1 के। मान लो ये कोई लाइन है, एक कोई दूसरी लाइन, ये L1 और ये L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी क्या, हाँ इसके भी वो पैरेलल होगी। इसका मतलब आपके पास में जो रिलेशन बन गया वो कैसा बन गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया, मतलब ये भी क्या हो गया, यस हो गया, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी है। थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन और देख लेते हैं अपन, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में क्या होता है, एक थर्ड लाइन और ले लो इसके अंदर, भाई L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, अगर L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है, तो क्या L1 भी थर्ड वाली लाइन के मतलब L3 के पैरेलल होगी क्या, आराम से होगी, मतलब रिलेशन ये भी होगा आपके पास में, L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 पैरेलल है इसके L2 के, ठीक है। ऐसे ही L2 L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 पैरेलल होगी किसके, L3 की। तो फिर क्या होना चाहिए, L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, मतलब L1 पैरेलल होनी चाहिए किसके, L3 के। तो है क्या यहाँ से पैरेलल, होगी यहाँ से मैंने दिखा दिया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये फर्स्ट लाइन है वो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगी, और होगी तो मतलब ये भी क्या हो गया, यस हो गया, मतलब आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी है, समतुल्य सममित और संक्रामक तीनों संबंध है। तो आपके पास में जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध होगा ही होगा वो, ठीक है ना, यस। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करके बताना था। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर आगे का जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया है 14 की क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समस्त रेखाओं का अगर आपको सेट, ऑल लाइंस का सेट बताना है, तो मान लो ये दे रहा है इसके अंदर कि y इक्वल टू 2x+4 दे रखा है, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैरेलल लाइंस का, कि जब भी पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ये एक y इक्वल टू mx+c वाली फॉर्म है क्या, y इक्वल टू mx+c, और जब भी y इक्वल टू mx+c की फॉर्म होती है उसे आप
लाइन की इक्वेशन बोलते हो। लाइन की इक्वेशन है तो आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती है तो उसके अंदर कांस्टेंट हमेशा चेंज होता है। क्या होता है? कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी सेम का सेम ही रहता है। मतलब एक आपने ऐसा भी पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस c1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c2। मतलब इसमें देखो कांस्टेंट चेंज होते जा रहे हैं। तो वो जो सेट बनेगा ना, सेट बनेगा, वो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? यहाँ पे अपन ने के अज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे C1 C2 C3 ये चेंज होते जा रहे हैं। मतलब पैरेलल लाइंस के लिए कांस्टेंट टर्म ही क्या होती है? चेंज होती है। तो यहाँ से अपन ने उससे क्या कर लिया? के अज्यूम कर लिया। तो वो जो सेट होगा ना वो क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। मतलब यहाँ पे जो लाइंस का ही क्या होगा? वो सेट होगा, उसके अंदर आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू ही चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे के जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो क्या दे रखे हैं? एमसीक्यू के अंदर दे रखे हैं आपके पास में। तो एमसीक्यू भी कर लेते हैं अपन। देखना, इन दोनों एमसीक्यू में से दोनों ही आपके पास में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर आपके पास में जो 15 का क्वेश्चन है वो दे रखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। आज से 2 साल पहले आया हुआ है 2023-24 के अंदर, ठीक है। और लगभग 25 के अंदर आपके पास में 16 का एमसीक्यू आया था। देखना 15 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। मान लीजिए कि समुच्चय कोई सेट दे रखा है आप लोगों के पास में 1 2 3 और 4 में कैपिटल आर जो रिलेशन डिफाइन है वो इस तरीके से 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, और 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर। मतलब ऐसे कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब आपको नीचे जो फॉलोइंग में जो आपके पास में इसके अंदर एमसीक्यू दे रखे हैं उनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखना भाई 15 में जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से डिफाइन है 1, 2, फिर 2, 2, फिर 1, 1, फिर 4, 4, फिर 1, 3, 3, 3 और फिर 3, 2। ऐसे रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो इसके अंदर अपन देख ही लेते हैं। देखो 1, 1 है क्या? है। 3, 3 है क्या? है। 2, 2 है क्या? 4, 4 है क्या? मतलब सेम सेम वाले सारे बिलोंग कर रहे हैं। तो सेम सेम वाले अगर सारे अगर बिलोंग कर जाते हैं तो उस रिलेशन को अपन कौन सा रिलेशन बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य तो हो गया इसके अंदर। फिर सेकंड अपन चेक करते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए? यहां से मान लो 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। सममित के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? 1, 2 बिलोंग्स टू आर होता है तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसा है क्या? देखो 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है। तो मतलब अपना सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव और देख लेते हैं। ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए क्या है? मान लो यहाँ से 1, 3 बिलोंग्स टू आर करवाया अपन ने। 1, 3 बिलोंग्स टू आर। फिर अगला बोल रहा है 3, 2 बिलोंग्स टू आर। 3, 2 बिलोंग्स टू आर। A, B, C। तो क्या होना चाहिए? A, C होना चाहिए। मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो ये वाला एलिमेंट भी है, 3, 2 वाला भी है और 1, 3 वाला भी है क्या? देखो ये तीनों के तीनों। तो मतलब इसके अंदर आपके पास में ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। ये बोल रहा है कि आर समतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु क्या है? सम्मित नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि आर है ना वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट ए सिमेट्रिक। तो ऐसा जो ऑप्शन दे रखा है ना वो ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैंने इसको पूरा डिफाइन कर दिया कि कैसे क्या इसके अंदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तो है बट नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए क्या? ओके। अब देखना इसका 16 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो और देख लेते हैं फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। देखना भाई
लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में, मतलब कोई जो सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर से दे रखा है, प्राकृत संख्याओं से दे रखा है। कैपिटल R इक्वल टू A कोमा B सच दैट A इक्वल टू B माइनस 2B ग्रेटर 6, जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है, जो रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि A कोमा B सच दैट A इक्वल टू B माइनस 2, और जो b की वैल्यू लेनी है ना वो क्या लेनी है, ग्रेटर 6 लेनी है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r कैपिटल R है, मतलब कोई आपके पास जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरीके से, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, मतलब आपको नीचे से राइट आंसर का चूज करना है ना, सेलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं देखना। फर्स्ट में दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू R, सेकेंड में दे रखा है इसके अंदर बी में 3,8 बिलोंग्स टू R, और फिर सी दे रखा है 6,8 बिलोंग्स टू R, और फिर डी दे रखा है इसके अंदर क्या 8,7 बिलोंग्स टू R। तो देखना आपको कि कौन सा राइट आंसर होगा, अपन इसमें चेक करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन 2024 में शायद या फिर 25 में आया होगा, 2025 में, हाँ 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ऐसा ही क्वेश्चन था उसके अंदर। अब देखना यहाँ से भी ये बोल रहा है कि b की वैल्यू जो लेनी है ना वो क्या लेनी है, ग्रेटर 6 लेनी है। ग्रेटर 6 का मतलब 6 से बड़ी लेनी है। मतलब b की वैल्यू यहाँ से या तो 7 होगी या फिर 4 होगी या फिर 8 होगी। तीन ऑप्शन में आपके पास में वैसे तो 4 ऑप्शन है, लेकिन 2 ऑप्शन में b की वैल्यू सेम दे रखी है 8, तो मतलब या तो 4 रख सकते हो या फिर 8 रख सकते हो या फिर 7 रख सकते हो। आप b की वैल्यू रखना आप लोग यहाँ पे, ये वाली कंडीशन आपके पास में a इक्वल टू b माइनस 2 दे रखा है। सबसे पहले 4 रख के देखो, मान लो यहाँ से b की वैल्यू 4 रखी तो 4 माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 आएगी। आएगी क्या, यहाँ से चेक करके देखो एक बार आप। यहाँ से अगर आपने क्या रखा b की वैल्यू अगर 4 रखी, a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है, तो 2,4 बिलोंग्स टू R होगा क्या, क्योंकि आपके पास में जो वैल्यू लेनी है वो b की कहां से लेनी है, ग्रेटर 6 लेनी है। आप लोग बोल तो दोगे 2,4 तो सर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, R के अंदर बिलोंग तो करेगा, लेकिन ये इसने कंडीशन डाल रखी है स्पेसिफिक कि b की वैल्यू जो लेनी है ना वो ग्रेटर 6 ही होनी चाहिए, मतलब 6 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, 7 और 8 में से ही होंगी। तो मतलब ये वाला आंसर तो नहीं होगा अपना, नहीं होगा ना। अब सेकंड और चेक कर लेते हैं। 8 रखा, मान लो आपने b की जगह 8 रखा, 8 इक्वल टू 8 माइनस 2, बी की वैल्यू 8 रखी है मैंने, 8 माइनस 2 करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 6 आएगी। तो मतलब आपके पास में जो बनेगा पेयर वो कैसा बनेगा, 6,8 बिलोंग्स टू R होगा, और 6,8 बिलोंग्स टू R कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। आप लोग यहाँ से b की वैल्यू 7 और रख के देख लेना, 7 रखोगे ना तो 7 माइनस 2 तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। यहाँ पे 5,7 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपके पास में ऑप्शन में क्या है 6,8 है, और 6,8 यहाँ पे आप लोग रख के देख लेना। 8 b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 8 माइनस 2 6 होगा, और 6 होगा तो a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू आएगी तो ये वाला पेयर मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशन संबंध था 1.1 प्रश्नावली के अंदर, वो इसके अंदर कवर हो चुकी है। मतलब अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कर लिया है। तो आपने अभी तक अपनी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, वो पहले की वीडियो देखनी है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखोगे, आपको सभी समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, अपनी वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना कभी नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेस। थैंक यू।